इस लेक्चर में हम कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स को कवर करेंगे। इसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी बेसिक्स के टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद तुम कोई भी चैप्टर उठाकर फिजिकल केमिस्ट्री का, नॉट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ोगे तो तुम्हें ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इस चैप्टर को इस बेसिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास, CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम नहीं कह सकते तुम। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास तुम 44 ग्राम नहीं कह सकते, नहीं, बिकॉज जो 44 ग्राम है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू। और हमारा CO2 का एक मॉलिक्यूल, तुम खुद बताओ CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितना, क्या ग्राम में वैल्यू आ सकती है CO2 का एक मॉलिक्यूल? जब तुम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो तो क्या तुम्हारे मुंह से पत्थर बरसते हैं? 44 ग्राम का पत्थर बरस रहा है? नहीं ना, नहीं ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इतनी हल्की होती है, तो वो तुम ग्राम तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते उसको। ठीक है, हम उसको कहते हैं AMU, यानी कि 44 AMU होता है CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास। AMU क्या होता है मेरा? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटम के मास की यूनिट, एटम के मास की यूनिट। इसको निकलवाना सिखाऊंगी। ठीक है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.672 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है अपना 9.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -31 kg। इसको तुम ग्राम में भी लिख सकते हो, लेकिन ग्राम में करोगे तो 9.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 1 न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.674 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम। यानी कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो मास है वो क्या होगा? बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर है ना, अप्रोक्सीमेट बराबर है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत 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 छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये 10 की पावर -31 है। -31 यानी कि डिवाइड में माइनस, मतलब माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और 1 के पीछे 31 जीरो लगेगी, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो बहुत छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास की कोई इज्जत नहीं होती, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की इज्जत होती है। वहीं हम बात करें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास की इज्जत नहीं है बट चार्ज की इज्जत है, और न्यूट्रॉन के चार्ज की इज्जत नहीं है और इसके मास की इज्जत होती है। हम इन दोनों के मास को कैलकुलेट करके ही निकालते हैं AMU की वैल्यू। ठीक है, आओ इसे पढ़ते हैं। CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है 44 AMU। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.672 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम, है ना। वहीं इलेक्ट्रॉन के मास की इज्जत नहीं होती। अभी बताया कितना बड़ा वैल्यू होती है नीचे, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो पर इसके चार्ज की इज्जत है। ठीक है, वहीं न्यूट्रॉन के चार्ज की इज्जत नहीं होती क्योंकि उसका चार्ज तो 0 होता है, पर इसके मास की इज्जत होती है, बिल्कुल होती है। देख लो यहाँ पे मास लिखा हुआ है। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, ये इतना kg में इतना हो जाएगा और अपना ग्राम में इतना हो जाएगा। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एक प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना बड़ा है। 10,000 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, 10,000 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10,000, यानी कि जो 10,000 है वो, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन है, बराबर में 10,000 है। यानी कि प्रोटॉन का जो मास है वो 10,000 गुना बड़ा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
यानी कि यहाँ से ये भी पता लग रहा है अगर प्रोटॉन इससे 10,000 गुना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी इससे 10,000 गुना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी वैल्यू लगभग सेम होती है। ठीक है, तो जब हमारे से एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना 10,000 गुना बड़ा है, सॉरी 10,000 गुना छोटा है प्रोटॉन से, तो हम इसको तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, है ना। तो एएमयू की यूनिट निकालने के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे। तो यहाँ से हम मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन लेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। अगर इनका एवरेज निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एएमयू। क्या आ जाएगा, एएमयू आ जाएगा। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे 1.672 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻24 ग्राम, इसको ऐड करो 1.674 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन में 2। यहाँ से एक सिंप्लीफिकेशन से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो क्या मैं इसको 2 + 4/2 कर दूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, है ना। 2 + 4/2 कर देती हूँ, तो 4 और 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/2। तो इनको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू ये आएगी, 1.673। ठीक है, एवरेज 3 हो जाएगा क्योंकि 4 और 2 का एवरेज तो 3 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये अपना क्या आ जाएगा, यही अपना एएमयू होता है। यही अपना क्या होता है, एएमयू का नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। डन। चलो अब यहाँ से एएमयू का नंबर निकल चुका है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होता है, 44 ग्राम। डन। 44 ग्राम नहीं, 44 AMU, सॉरी। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई में AMU की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो इतना अपना क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास। ठीक है, फिर अगर मान लो यहाँ से मैं कहती हूँ कि एक काजू कतली है जिसका वजन कितना है, 25 ग्राम, जिसका वजन कितना है, 25 ग्राम, और टोटल काजू कतली कितनी है, 1 kg। टोटल काजू कतली कितनी है, 1 kg। तो मुझे ये बतानी है कि उस 25 ग्राम काजू कतली, सॉरी, एक काजू कतली का वजन है 25 ग्राम और टोटल काजू कतली है 1 किलो। तो 1 किलो के अंदर कितनी काजू कतली है। ठीक है, तो 1 किलो के अंदर कितनी काजू कतली है, तो 1 kg को डिवाइड कर दोगे 25 ग्राम से, केजी को ग्राम में करने के लिए 1000 ग्राम कर दोगे, 1000 ग्राम डिवाइड बाय 25 ग्राम। इसको इससे करो, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 की 40, 25 चौके, ये 4 पे जाएगा, ये 0, तो 40 आ गया ना। तो 40 काजू कतली हो जाएगी। मतलब 1 kg के अंदर अगर 1 काजू कतली का जो मास है, 1 काजू कतली का जो मास है वो 25 ग्राम है, तो उसके अंदर कितनी काजू कतली होंगी, 40 काजू कतली होंगी। ठीक है, आ गया 40 काजू कतली। 1 AMU पार्टिकल मास इतना, तो लेट्स अज्यूम मास इज 1 ग्राम। अब जैसे हमने ये निकाला है उसी तरीके से हम निकालते हैं 1 AMU पार्टिकल का मास। 1 AMU पार्टिकल का मास निकालना है। ठीक है, 1 AMU पार्टिकल का मास कितना है, इतना। तो लेट्स अज्यूम मास को मान लेते हैं हम 1 ग्राम। यहाँ से हम मास को मान लेते हैं 1 ग्राम। ठीक है, मास को मान लेते हैं 1 ग्राम। तो यहाँ से हमने जब मास को 1 ग्राम माना तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम अपॉन में इतना, 1 ग्राम अपॉन में इतना। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 ग्राम को AMU से डिवाइड करते हैं, तो अपनी क्या वैल्यू निकल के आती है, अवोगाड्रो नंबर। क्या निकल के आता है, अवोगाड्रो नंबर। क्या निकल के आता है, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है अपनी, 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23। इसको हम एवोगाड्रो कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर, या फिर N और A, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 डजन और हिंदी में दर्जन बोलते हैं, उसमें 12 वैल्यूज होती हैं। तो 1 मोल CO2 के अंदर कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23। ठीक है, ठीक है।
क्योंकि जो अपना एवोगैड्रो नंबर है वो 1 मोल भी होता है, तो 1 मोल को हम कह देते हैं कि 6.023 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 वैल्यू हो जाएगी अपनी एवोगैड्रो नंबर की। डन डन। एक बार फिर से देख लो, यहाँ से हमने 1 ग्राम को डिवाइड करा था AMU से, जब तो हमारा क्या निकल के आ गया था, एवोगैड्रो नंबर निकल गया था। अब एवोगैड्रो नंबर तो निकल गया है, एवोगैड्रो नंबर ही क्या है अपना, मोल है। तो जहां पर लिखा आ जाए अपना 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, तो 1 मोल, मोल लगा आ गया तो यानी कि Na है उसका मतलब, मोल आ गया, आंख बंद करके Na लिख दो, और Na की वैल्यू कितनी है 6.023 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। डन। चलो अब आगे, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू एटम, 1 मोल CO2 के अंदर कितने एटम है, इतने एटम है। अगर मैं कह दूं कि 3 मोल CO2 के अंदर कितने एटम है, नहीं, सुनो, 1 मोल CO2 के अंदर एटम कितने हैं, सबसे पहले एटम गिनो कितने हैं, 1 और ये 2, ठीक है, 3 हो गए, और मोल का मतलब कितना है Na, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई में Na की वैल्यू कितनी है 6.022 मल्टीप्लाई में 10 की 23 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। समझ आया? इनको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 6 कम 6 से 18 हो जाएगा। डॉट करोगे, मतलब इतना पूछा नहीं जाएगा, बस इसको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 1 मोल CO2 के अंदर इतने एटम है, तो 1 कार्बन हो जाएगा, 2 अपने O2 हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 3, और 3 Na क्यों लगाया, मोल, मोल को आंख बंद करके Na लिख दो, तो 3 Na क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। वहीं अगर मैं 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल के अंदर पूछूं, तो मॉलिक्यूल तो ये पूरा ही है, तो वो तो एक ही है ना मॉलिक्यूल तो, लेकिन एटम तो 3 है, मॉलिक्यूल 1 है, एटम 3 है, तो 1 की मल्टीप्लाई Na से होगी अगर मॉलिक्यूल पूछा है तो, लेकिन एटम पूछा है तो एटम कितने हैं इसमें, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई में Na होगा। डन। यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, जब मैंने 1 ग्राम अपॉन में AMU करा था बराबर है Na के, है ना, तो यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकल जाती है AMU मल्टीप्लाई में Na, है ना। जब मैंने ऊपर निकाला था तो 1 ग्राम अपॉन में AMU किया था, तो अपना एवोगैड्रो नंबर निकल गया था, तो Na तो एवोगैड्रो नंबर है, तो क्या 1 ग्राम बराबर है AMU मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी 1 ग्राम की वैल्यू निकल के आती है, जो आगे हम फॉर्मूलाज या फिर क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे। डन। चलो आगे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इनको। हाँ, मोल रिप्रेजेंटेशन, मोल को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके, मतलब 5 फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले किसके, मोल कॉन्सेप्ट के। मोल कॉन्सेप्ट के कितने फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं, मतलब हम मोल को 5 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, 5 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है PV इज इक्वल टू NRT। P क्या है अपना प्रेशर, V क्या है अपना वॉल्यूम, N क्या है अपना नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल्स नंबर, R क्या है अपना गैस कांस्टेंट, और T क्या है अपना टेम्परेचर। ये अपना फॉर्मूला होता है आइडियल गैस कांस्टेंट का, जिसको तुम 12th में पढ़ोगे। अभी बस इसको समझो कि यहाँ से मोल्स कैसे निकलेंगे। तो यहाँ से ये N को एज इट इज रख लो, और PV के नीचे RT चला जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर पता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। फर्स्ट तरीका हो गया, है ना, फॉर्मूला बना दिया ना एक तो। यहाँ अब देखो, यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT है ना, तो N को बराबर रखो, PV इधर है, इसको RT को नीचे ले जाओ, तो यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल गया, यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल गया, है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है अपना, N इज इक्वल टू MV, N इज इक्वल टू MV। N क्या है अपना नंबर ऑफ मोल्स, M क्या है अपना मोलैरिटी, ठीक है, M क्या है अपना मोलैरिटी, और V क्या है अपनी वॉल्यूम, V क्या है अपनी वॉल्यूम, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना मोल्स अपॉन में लीटर, अरे मतलब यूनिट, कैसे बताऊं, मतलब अरे देखो, जैसे ना हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है MV के, M क्या है मोलैरिटी, V क्या है वॉल्यूम,
वॉल्यूम को लीटर में मापते हो और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर मोल्स निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे जितना भी निकलता है वो लीटर में निकलता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे तुम कह सकते हो मोल अपॉन में लीटर, मल्टीप्लाई में ये वाला लीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एम मल्टीप्लाई में भी ये एम की वैल्यू हो गई, ये लीटर की वैल्यू हो गई, तो लीटर से लीटर कट जाएगा तो एन इज इक्वल टू मोल हो जाएगा। तो एन का मतलब ही क्या है, मोल ही है। तो क्या यहाँ से ये पता लग रहा है मोल बराबर है मोल के? क्या यहाँ से ये पता लग रहा है मोल बराबर है मोल के? बिल्कुल पता लग रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है एम मल्टीप्लाई में वी। ठीक है, तो एम का मतलब मोल है, एल का मतलब लीटर है, मतलब मोल अपॉन में लीटर है ना, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ोगे आगे तब समझ में आ जाएगा। लीटर से लीटर कट गया, मोल बचा, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है कि जो मोल है वो मोल के बराबर है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं M1V1 बराबर है M2V2। फॉर्मूला इसका मतलब तो यही है, फॉर्मूला एम मल्टीप्लाई में भी, और ये भी अपना एम मल्टीप्लाई वी से ही निकला है। तो M1V1 बराबर M2V2 है ना, M1V1 बराबर M2V2। तो यहाँ से मोल बराबर मोल निकल के आ गया, तो सेकंड फॉर्मूला भी समझ में आया अपना। थर्ड होता है अपना गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन MW। गिवन मास, ये थर्ड है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यहाँ रखा है देखो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है, जो ग्राम में दिया होगा वेट तुम्हें ऑलरेडी दिया होगा, और मोलर मास तुम्हें निकालना पड़ेगा। मोलर मास तुम्हें निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ से H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, मान लो H2SO4 का तुम्हें H2SO4 का मान लो 49 ग्राम दिया है, H2SO4 बराबर है 49 ग्राम। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, मोल्स फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करोगे, मोल्स फाइंड करने के लिए पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन मास तो दिया है, मोलर मास निकालो। मोलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 32 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई में 4। तो यहाँ से मोलर मास बराबर है 2 प्लस 32 प्लस 64। तो यहाँ से 4 2 6 2 हाँ 98 आ जाएगा अपना, 98 ग्राम। तो मोलर मास निकल गया अपना 98 ग्राम। तो गिवन मास 49 है, ठीक है, और मोलर मास अभी निकाला है, तो ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो इसका कितना आएगा 1/2, और इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेना। तो 0.5 अपना क्या निकल के आया, 0.5 अपना नंबर ऑफ मोल्स। ये एक मेन तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जो कि तुम्हें आगे बहुत बार काम आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तरीका देखो, ये स्पेशल केस के लिए होता है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है V अपॉन में 22.4। ठीक है, ये अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें STP दिया हो, STP का मतलब होता है 0 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री अपना 273 केल्विन भी होता है, ये पढ़ा होगा तुमने 9th क्लासेस में। ठीक है, तो STP बराबर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं। ये भी आएगा जब चैप्टर्स पढ़ेंगे बेसिक्स है, तो बेसिक्स के नज़रिए से इसको क्वेश्चन को कर लो। स्पेशल केस, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है STP 1 मोल गैस वॉल्यूम बराबर है 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। तो STP की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया हो STP, तो वहां पे डायरेक्ट उठाकर ये फॉर्मूला रख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे O2 बराबर है 5.6 लीटर एट STP। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन हमें, तो निकाल दो यहाँ से। वॉल्यूम अपॉन पे 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। वॉल्यूम दे रखे 5.6 और यहाँ दे रखा है 22.4 लीटर। इसको हटा दो 10, इसको हटाओ
ऊपर 10 लगाओ, 10 से 10 घट जाएगा, 56/22.4 आ रहा है। तो ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 4 पे, करके देख लेना, यही आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 1/4। ठीक है, ये भी लीटर में दिया था ना, लीटर में दिया था, और ये भी लीटर में, लीटर से लीटर भी कट जाएगा, तो 1/4 आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स अपने। समझ आ गया। नेक्स्ट दे रखा है NH3 इज इक्वल टू 11.2 लीटर एट STP। 11.2 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर, किसका है ये? नंबर ऑफ मोल्स का। ये क्या है अपना? V, और ये तो दे ही रखा था फॉर्मूले में 22.4 लीटर। तो यहाँ से ये लीटर से लीटर कटेगा, 11 से 2 पे जाएगा, ये 2 से 1 पे, ये 2 पे, तो ऑब्वियसली 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1/2 आ जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो तुम कर लेना, ईजी है। नेक्स्ट आओ, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में कोई भी हो सकता है अपना, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। और नीचे लिखोगे एवोगैड्रो नंबर। नीचे क्या लिखोगे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मान लो मैंने तुमसे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने मॉलिक्यूल में दिया यानी कि ये पार्टिकल है अपने, इतने पार्टिकल है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ऊपर डायरेक्ट पार्टिकल को पुट करो, पार्टिकल दे दिए, नीचे क्या पुट करना था? Na। तो Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.0223 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। यहां से देखो, अगर मैं इसको 6 ले लूं तो क्या कोई दिक्कत है? 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23, 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23, अप्रोक्सीमेशन से 6 ले लूँ तो लगभग 6 ही है वैसे तो ये, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन से 6 ले लूँ तो क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम 6 ही लेते हैं। तो यहाँ से ले लिया हमने 6, 1, और ये 2 पे जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 है ये। हाँ, तो इतना वैल्यू आ जाएगा इसका। सिंपल, ये 5वां तरीका हो गया अपना। ये 5 तरीके हैं जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ ताकि हम चैप्टर्स भी कर सकें। जब चैप्टर कराऊंगी तो मैं डिटेल में और स्लो और थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी ताकि अपना पूरा कवर हो। हाँ, हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, कहाँ गए? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स 5 के 5 मैंने बता दिए हैं तरीके कि इन तरीकों से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहां से ये वाला टॉपिक अभी आगे आएगा, मैं रिपीट कराऊंगी इसको। यहां से आओ, ये मैं करा चुकी हूँ, तुम्हें बताओ तो इसी चैनल पे करा चुकी हूँ, बट एक बार फिर से मैं तुम्हें चाहती हूँ कि पूरा का पूरा जो वन शॉट है वो इसके अंदर क्लियर हो जाए। चलो, अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या? सबसे पहले देख लेते हो मैटर। मैटर क्या होता है? किससे बना होता है? मैटर एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना है? एटम। एटम मतलब परमाणु। ठीक है, परमाणु यानी एटम। एटम के अंदर 3 चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती अपनी, डोंट हैव केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और एटम अब क्या है? एटम अपना क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और एटम खुद के पास, एटम के पास तो है केमिकल प्रॉपर्टी मैटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, एटम वर्ड कहाँ से आया है? एटोमी से। एटोमी का मतलब होता है कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। एटम का मतलब ही क्या होता है? हिंदी में लैंग्वेज में पढ़ते थे ना कि पदार्थ के और छोटे से छोटे टुकड़े ना किए जा सके, वो अपना पदार्थ होता है। तो वो इंग्लिश में भी वही होता है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या वो स्मॉलेस्ट टुकड़ा जिसके और ब्रेक डाउन हम ना कर सके, सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या है? अपना एटम होता है। ठीक है, तो एटम वर्ड एटोमी से आया है, जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी ब्रेक, और टोमी का मतलब क्या होता है? जिसको हम तोड़ सकते हैं। तो वहां से ए लगा दिया हमने, यानी कि इसको अब हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम को गिनना। ठीक है, ये होता है मतलब। इसके अंदर अपने एक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, फॉर्मूले। मॉलिक्यूल के अंदर एटम होंगे उनको गिनना, कंपाउंड के अंदर एटम होंगे उनको गिनना, फॉर्मूले कोई भी होंगे फॉर्मूले वगैरह
तो उनको गिनना क्या कहला रहा है, एटॉमिसिटी कहला रहा है, ठीक है, एटॉमिसिटी कहला रहा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 7 होते हैं, सल्फर के अंदर 8 होते हैं, फास्फोरस के अंदर 4 होते हैं, अमोनियम सल्फेट के अंदर 15 होते हैं, ब्लू विट्रियोल के अंदर 21 होते हैं, ग्रीन विट्रियोल के अंदर 27 होते हैं, व्हाइट विट्रियोल के अंदर 27 होते हैं, मोर सोल्ट के अंदर 39 होते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर 17 होते हैं, प्रेशन ब्लू के अंदर कितने होते हैं 43। चिंता मत करो, ये अभी सॉल्यूशन में आएगा, आगे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। देखो एटम रिप्रेजेंटेशन, एटम रिप्रेजेंटेशन, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जैसे ये एक्स बनाया है मैंने, ये एक एटम है, एक्स मैंने डिनोट करा है एक एटम से, उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे Z लगता है और ऊपर A लगता है, नीचे Z लगता है और ऊपर A लगता है। Z क्या है, अपना एटॉमिक नंबर है, और A क्या है, अपना एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है, अपना एटॉमिक मास। जो नीचे लगा, इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो ऊपर ही लगेगा और एटॉमिक नंबर है वो नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब एलिमेंट को प्रेजेंट करना दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 235 होता है, फिर एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 92 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास कितना होता है 235। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए इसके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपने इतने ही है बराबर 92 92 92। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें से इसको माइनस करा तो 143 अपना न्यूट्रॉन निकल के आया। ये बोरोन है, इसका एटॉमिक मास 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका प्रोटॉन भी 5 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 5 हो गया, न्यूट्रॉन भी 5 हो गया, न्यूट्रॉन भी 5 हो गया। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी क्या हो गए, सारे के सारे 5 हो गए। यहाँ पे देखो इसका 157 क्या है एटॉमिक मास है, और एटॉमिक नंबर कितना है 64 है, तो 64 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 93, ये न्यूट्रॉन निकल गया, डन। चलो अब सब एटॉमिक पार्टिकल देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि एटम के अंदर के पार्टिकल। तो एटम के अंदर तो 3 ही चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻28 ग्राम, है ना। ग्राम में तो 28 ग्राम, केजी में होता तो -31 kg, ओके। फिर एटम के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो अनायन बनता है। ये 2 तरीके का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल है तो 8 लगेगा और कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगेगा। ये भी अभी आगे आएगा, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जैसे देखो प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है इधर, प्रोटॉन के मास की वैल्यू, न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू, एटॉमिक मास। अभी यहाँ से देखो हमने AMU भी निकाल लिया इनका एवरेज करके, ये मैंने पीछे कराया है पूरा, वोगाड्रो नंबर निकल गया, ये सब हो चुका है पीछे, ठीक है। ये अभी कराती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं एटॉमिसिटी को एक एक करके कैसे निकली है। आओ इधर, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड था अपना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहाँ पे एटम गिनने हैं, तो 2 है तो ये हो गए हाइड्रोजन के, सल्फर का 1 हो गया, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 7 आया इसका एटॉमिसिटी। सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, तो यहाँ पे एटम कितने हो गए 8 हो गए। फॉस्फोरस का ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। फिर आता है अपना अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट तो NH4SO4। सबसे पहले इनको देख, जो मल्टी ऐसे करेंगे ना, आर पार गुना बोलते हैं जिनको, तो यहाँ से ये जो इसकी पावर है और इसकी पावर है वो एक दूसरे में लग जाएगी। जैसे यहाँ पे NH4 है तो 2 इसकी पावर थी तो यहाँ लग गई, 1 इसकी पावर थी तो यहाँ लग गई, तो ये क्या बन गया NH4 ब्रैकेट ट्वाइस SO4। अब गिनो इसके अंदर एटम, ये तो 5 हो गए पूरे, 4 और 1 5 और 2 मल्टीप्लाई में तो 10 हो गए। S का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो 5 ही हो गए, 10 ही हो गए, 15 आ गया। इस तरीके से सॉल्यूशन करना है इनका। फिर अपना ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है अपना CuSO4.5H2O, ठीक है। तो यहाँ से इसका निकल जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया, H2O का 3 हो गया, इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 + में 15 = 21। सिंपल है, ठीक है। फिर ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला हो गया FeSO4.7H2O,
Fe अपना एक ही है, आयरन प्लस में, सल्फर प्लस में, ऑक्सीजन के 4 है प्लस में, यहाँ पे 7 लिए ये रहे, और अपना H2O के 3 एटम है, तो सारे के एटम को जोड़ा तो अपने पास 27 एटम आते हैं, एटॉमिसिटी इसकी 27 आती है। फिर अपने यहाँ क्या है, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल में क्या है, ZnSO4.7H2O। फिर इनको इस तरीके से सॉल्यूशन करा तो अपना 27 आ रहा है। फिर ये मोर सॉल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर सॉल्ट को हम फेरस सल्फेट या फिर अमोनियम सल्फेट भी कह देते हैं, है ना, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट या फिर मोर सॉल्ट। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट या फिर मोर सॉल्ट, इसके निकल जाएंगे 39 निकल जाएंगे। फिर आ जाता है अपना, यहाँ देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आर बार गुना करो, एल्यूमिनियम यहाँ लिखा, इसकी पावर 2 थी तो यहाँ लग गई, सल्फेट लिखा, सल्फेट यहाँ लिखा, पर इसकी पावर 2 थी तो यहाँ लग गई, इसकी पावर 3 थी तो यहाँ लग गई, डन। अब इसको करोगे तो 17 आ जाएगा। फिर अपना प्रेशन ब्लू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशन ब्लू, ठीक है। इसका देखो कैसे लिखोगे, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी मतलब फेरिक, फेरिक यानी कि Fe, आयरन, फेरस, फेरस लगाओगे यहाँ पे, फेरस Fe होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से, इसकी पावर +3 होती है, इसकी पावर -4 होती है, तो यहाँ से एक दूसरे को आर पार गुना करोगे तो ये आ जाएगा Fe4, तो यहाँ लग जाएगा इसके पैरों में, और 3 इसके पैरों में लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 43 आएगा, कर लेना इसको, सिंपल है, क्योंकि ये हमारा कार्बन अलग है और N अलग है, तो देखोगे इसमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, बट हो जाएगा, ईजी है। हो गए यहाँ तक, ठीक है। फिर ये अपने क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने, प्लूटोनियम, सीरियम, इन सब के ये निकाल लोगे, इजी है ना। फिर ये एटम प्लस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो तो अनायन है, यहाँ पे पढ़ा था, सिंपल है तो आइड, कॉम्प्लेक्स है तो 8, OH - Cl - Br - I - O - 2, क्या है ये, है ना, सफिक्स है ये सारे के सारे। और ये क्या है अपना, आइड लगता है इनके पीछे, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्सीडाइड हो गया, इस तरीके से, है ना। फिर अपना ये क्या है, जैसे ये हाइड्रोक्साइड हो गया, आइड लग रहा है तो ये सिंपल आयन है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अनायन हो गए, अनायन क्या है, ये देखो, जिनके ऊपर कुछ भी चार्ज हो वो अनायन है। सिंपल कौन से होते हैं, जो आइड लग जाए, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो 8 लग जाए, जैसे ये सल्फेट हो गया अपना, है ना, ये बाइकार्बोनेट हो गया, ये अपना हेक्सासाइनोफाइरेट हो गया, है ना, ये कार्बोनेट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया, तो 8 लग गया तो वो कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया। अनायन होता क्या है, कोई भी चार्ज हो ऊपर तो वो आयंस में आता है, और अनायन यानी कि एटम के ऊपर अगर आयन जुड़ जाए तो वो अनायन हो जाता है, सिंपल है। फिर ये वही चीज आ गई, अवोगाड्रो नंबर निकालना जो पीछे बताया था मैंने, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पीशीज। सबसे पहले आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, सेम होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास डिफर होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना, 3 आइसोटोप होते हैं, उनके एटॉमिक मास तो अलग होते हैं 1 2 3, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो वो क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है। जैसे क्लोरीन हो गया, एक का 37 होता है, एक का 35 होता है, फिर उनका एवरेज करके हम 35.5 निकाल देते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो उस तरीके से वो भी क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है। अब आइसोबार क्या होता है, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो बराबर आनी चाहिए। 40 में से 18 गए तो कितने आएंगे, 22 आएंगे, है ना। अब 22 आया, उस 22 को 18 में जोड़ोगे तो कितना आया, 40 आ गया, तो 40 आया। अब इसका देखो, 40 में से 19 गए, 21 लगाया, 21 में 19 को जोड़ा, 21 में 19 को जोड़ा, कितना आया, फिर से 40 आ गया। तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन सेम आना चाहिए, वो क्या है, अपने आइसोबार होते हैं, वो क्या है, अपने आइसोबार होते हैं। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर तो अलग हो और एटॉमिक मास को वो सेम हो, एटॉमिक नंबर तो अलग हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आइसोटोन्स, आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होंगे, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है, लेकिन जब यहाँ से तुम न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालोगे
3/1 और यहाँ से 4/2, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो न्यूट्रॉन तो सेम आया, न्यूट्रॉन तो सेम आया ना। तो ये वाले क्या हो जाएंगे अपने आइसोटोन्स हो जाएंगे। अब यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर Na+ है, Na+ है, वैसे वैसे सोडियम के कितने होते हैं? 11 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 हो गए। लेकिन Na+ है, यानी कि उसने एक किसी को दे दिया, तो उसके पास कितने बचे? अगर 11 में से एक गया तो 10 बचे, तो इसके पास कितने हुए? Na+ के पास यानी कि सोडियम प्लस के पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और नियोन तो अपना होता ही 10 है, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। डन। फिर आ जाते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स आ जाते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होने चाहिए, और वहां पे क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होने चाहिए। जैसे कि 16 - 8 करेंगे, 14 - 7 करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सेम है वो आनी चाहिए। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 16 - 8 कितने होते हैं? 8, और 8 माइनस प्रोटॉन को करोगे 8 आया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने? 8, 8 - 8 0 आ गया। अब यहाँ से प्रोटॉन निकालो, सॉरी यहाँ से न्यूट्रॉन निकालो। 14 - 7 7 न्यूट्रॉन आ गया। अब 7 में से प्रोटॉन गया तो 0 आया, तो 0 इसका आएगा, 0 इसका आएगा, तो ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हो गए। ठीक है। आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं? आइसोस्टर्स क्या होते हैं? टोटल एटम सेम, इसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है। एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, तो वो आइसोस्टर्स है। यहाँ पे आइसो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, यहाँ पे पूरा एटम भी देख रहे हैं। ओके डन। चलो आगे। यहाँ देखो ये कुछ आइसोडाइफर्स करके दिखा रखे हैं, ये आइसोडाइफर्स के करके दिखा रखे क्वेश्चंस है ना। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस है कि Na+ है, इसने एक को दे दिया किसी को, तो ये 10। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये फ्लोरीन का 9 होता है, इसने एक ले लिया किसी से, माइनस है तो ले लिया, प्लस है तो दे दिया, करके देख लेना, बहुत ईजी है। फिर आ जाते हैं 1 से 30 तक एलिमेंट्स जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, और अपना क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, अपना आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, अपना निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इन सब के एटॉमिक मास याद करने, एटॉमिक नंबर याद करना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये तो बेस है, ये तो मतलब ये समझ लो अगर तुमने टेबल पढ़नी शुरू करी है तो उसके लिए तुम्हें काउंटिंग आनी चाहिए, तो वो काउंटिंग ही है ये बेस के लिए। ओके, तो ये अच्छे से करनी है तुम्हें। फिर आ जाते हो इसके लिए, सॉरी आगे आ जाओ। ये आइसोस्टर्स के क्वेश्चन है। ये आइसोस्टर्स अभी पीछे बता दिया है, डेफिनेशन कर लेना, ईजी है। ओके कर लेना, बहुत इजी है। फिर आते हैं केमिस्ट्री का बेसिक का थोड़ा सा 2 पार्ट देख लेते हैं, वो थोड़ा हो गया। ये थोड़ा फिजिकल के लिए इनऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और फिजिकल के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। चलो सबसे पहले एटम तुम्हें पता है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी आज, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कराऊंगी, और क्या कराऊंगी? फॉर्मल चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवानी सिखाऊंगी, कई टॉपिक से निकलेगी है, जैसे ऑफ-बाउ रूल हो गया अपना, हंट्स रूल हो गया अपना, है ना। चलो फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया। एटम के अंदर 2 चीजें होती है। सबसे फर्स्ट अपना एटम यहाँ निकाल के रखा। एटम के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है सेंटर, एक होता है कवरिंग। सेंटर मतलब न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? खुद सोचो, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अपना न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। फिर अपना कवरिंग क्या है? शेल, ये ऊपर बना रखी शेल है ना। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उधर। सेकंड पे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले ना इसको ईजी वे में बनाने के लिए देखो, जैसे सबसे पहले तुम्हारी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर घर है, फिर उस घर के अंदर कमरे हैं, फिर उस कमरे के अंदर कोई लोग रह रहा है, कोई जनता पार्टी रह रही है ना। तो कॉलोनी क्या है? अपना शेल या फिर ऑर्बिट। घर क्या है? अपना सब शेल। रूम क्या है? अपने ऑर्बिटल। और इंसान क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन। तो सब शेल्स क्या होती हैं? अपनी SPDF। और शेल्स क्या होती है? अपनी KLMNO। ओ होता है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके ठीक है। फिर अपने रूम पे
रूम में क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जैसे 1 3 5 7 ये रूम है इतने। एस के अंदर एक रूम होता है, पी के अंदर 3 रूम होते हैं, डी के अंदर 5 रूम होते हैं, एफ के अंदर 7 रूम होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक के अंदर हम, एस के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। जैसे देखो के है, के अंदर एस है, फिर एस के अंदर एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अपना एल है, एल के अंदर अपना पी आएगा, पी के अंदर अपने 3 डब्बे आ जाएंगे। तीन डब्बे हैं तो वहां पे अपने 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 डब्बों के अंदर 12, है ना। 3 डब्बों के अंदर 6 हो जाएंगे, 4 डब्बों के अंदर 8 हो जाएंगे, 10 डब्बों के अंदर 20 हो जाएंगे। तो वही है, डबल कर देना है उसका, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करनी है, यहीं से अपना एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है। करा देती हूँ इसको भी, हालांकि वो आएगा चैप्टर में, लेकिन तुम्हें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तो वो करना जरूरी है। देखो इधर, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये 4f है, ये 5s है, ये 5p है। ओके, इसको याद कैसे करोगे, स्कूल स्कूल ऐसे होगा, ये ऐसे 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 ऐसे। दोबारा बना के दिखा देती हूँ। चलो यहाँ से देखो, जैसे देखो स्कूल स्कूल पब्लिक दिल्ली, कैसे था, एक सेकंड रुको, ऐसे ही है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल 2 बार आएगा, पब्लिक स्कूल 2 बार आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार आएगा, और फिर दोबारा दिल्ली पब्लिक स्कूल आएगा, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा दिल्ली पब्लिक स्कूल। 1s के बाद 2s में भर सकते हो, 2s के बाद 2p में भर सकते हो, 2p के बाद 3s में भर सकते हो, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5s में, फिर से 6s में, और फिर से 4f में, ठीक है। तो यहाँ से रेशो लिख दूँ, 1s के बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f। ये अपना रेशो है, इस तरीके से हमें इनमें फिलिंग करनी है। ये याद रखना है, s के अंदर कितने भरे जाएगा, 1 डब्बा, और p के अंदर 3 डब्बे, और डी के अंदर 5 डब्बे, एफ के अंदर 7 डब्बे। इस तरीके से हमें इनको फिलिंग करनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो, शेल 1 2 3 4 शेल बता दी। फर्स्ट सेल 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, है ना। ऐसे भर सकते हो, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 3d, फिर अपना 4s 4p 4d 4f, फिर 5s आ जाएगा, फिर 6s। ऐसे होता है। 1s में एक ऑर्बिटल, है ना। फिर जो सेकंड डब्बा है उसके अंदर का कौन कौन से आते हैं अपने, 2s 2p, फिर तीसरा डब्बा में 3s 3p। ये देखो शेल है, फर्स्ट सेल में ये, फर्स्ट सेल में 2 भर सकते हैं, सेकंड सेल में 8 भर सकते हैं, थर्ड सेल में 18 भर सकते हैं, फोर्थ सेल में 32। तो ये फर्स्ट सेल देखना पड़ेगा, फिर सेकंड देखना पड़ेगा, थर्ड देखना पड़ेगा। अभी बताती हूँ, देखो जैसे कई चीजें याद रखनी पड़ेगी इसको भरने के लिए। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे भर दो। 1 डब्बा उठाया, सबसे पहले 1s में भरोगे, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। फिर हीलियम है,
हीलियम में एक ही डब्बा बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दिए। हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते थे एस के अंदर। फिर लिथियम के अंदर तो 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहाँ पे एक भरा, फिर एक और डब्बा लेना पड़ेगा। ये हो गया, अब ये हो गया, तो इसमें एक ऐसे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा ही भरोगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसा तो एक ऐसा, या फिर एक ऐसा तो दूसरा ऐसा, ऐसे ही भर सकते हो और किसी तरीके से नहीं भर सकते। लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, इसमें भरो, इसमें भरो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर बोरोन है, भर दो, 4 हो गए। अब एक और लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखो 1s के बाद 2s है, 2s के बाद क्या है अपना 3s है, 2p। इसमें ये गलत है, ये वाला छोड़ो, ये रहा। अरे छोड़ो ना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल भर दिया मैंने, हाँ भर दिया स्कूल स्कूल। पब्लिक भरना पड़ेगा, पब्लिक है तो यानी कि 3 डब्बे बनेंगे, है ना, 3 डब्बे बनेंगे। तो इसमें बोरॉन में 5 है तो एक यहाँ भर दिया क्योंकि 5 हो गए। अब यहाँ पे याद रखो, फर्स्ट मैंने कौन सा देखना था, एस देखना था, तो एस में पूरा है, एस भर गया मेरा पूरा। सेकंड शेल में कौन सा है, 2s और 2p, तो ये अपना 2s है, ये अपना 1s है, ये क्या है अपना 2p है। 2p के अंदर 3 डब्बे। तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम फिल करते हैं। जो तुम्हारा होमवर्क है 30 तक करना है, और हमारा 24 क्रोमियम के अंदर एक एक्सेप्शन आती है और एक और में आती है एक्सेप्शन, जो तुम्हारा मैं अगर डाउट आएगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से उसको करा दूंगी, ठीक है। तो इसकी 1s1 हो गई, 1s2 हो गई, इसकी 1s2 2s1 हो गई, इसकी 1s2 2s2, इस तरीके से अपने 30 तक कर लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग समझ आ गई। फिर आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑक्टेट रूल के अंदर बेस्ड होता है। अब कहोगे ऑक्टेट रूल कहाँ से आया, तो ऑक्टेट रूल आया नोबल गैस से। अब कहोगे नोबल गैस में ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है, नोबल गैस का मतलब होता है कि जब हमारे लास्ट सब शेल के अंदर फुल इलेक्ट्रॉन भरे हो, जैसे लास्ट सब शेल एक डब्बा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसके अंदर फुल भरे हो, ठीक है। तो लास्ट ऑक्टेट या फिर लास्ट सब शेल के अंदर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो अपनी नोबल गैस है। तो वहां से ऑक्टेट रूल निकल गया कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, अगर पूरा का पूरा लास्ट सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो वो ऑक्टेट रूल है ना। तो अगर किसी का ऑक्टेट रूल पूरा है तो वो फॉर्मल चार्ज है। अगर ऑक्टेट रूल खाली है, मान लो एक खाली है, तो उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा कुछ ना कुछ, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अगर एक एक्स्ट्रा भरा है, एक माइनस, या फिर एक निकाल दिया तुमने या एक भर दिया, तो उस पर चार्ज लग जाएंगे। तो वो चार्ज ही अपने फॉर्मल चार्ज है। जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया एटम वगैरह के ऊपर, तो वो अपने हो जाएंगे फॉर्मल चार्ज वगैरह, है ना। इस धरती पे जितने भी एटम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे चाहते हैं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा रखूं, है ना। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 होते हैं, तो अगर मैं उसका एक निकाल दूंगी तो उसके लास्ट सब शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लास्ट सब शेल में 8 हो जाएंगे। पहले वाले में 2 है और लास्ट दूसरे वाले में कितने 8 है ना। तो 2 और 8 तो यानी कि 10 हो जाएंगे। तो लास्ट सब शेल में अपने पूरे हैं। तो अगर उसने एक दे दिया किसी को तो, लेकिन अगर उसने एक नहीं दिया तो उसके लास्ट सब शेल में तो 7 खाली हैं, 7 खाली हैं। 7 तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 7 किसी से लेने से बेटर है वो दे देगा एक को, है ना। तो वो किसी को एक दे देगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा कर लेगा लास्ट सब शेल का, ठीक है। तो फिर वो अपने सुख शांति से रह लेगा कि अगर उसके लास्ट सब शेल पूरी है तो, ठीक है। ये कुछ नोबल गैसेज लिखी है मैंने जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। इनको ऐसे याद कर लो, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, है ना। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी क्या है, अपनी नोबल गैसेज है। ये वाला ना पीछे मैंने पूरा बनाया है फ्लो चार्ट ऐसे वाले पेज में, तो वहां से करते हैं इसको। ये रहा, देखो, ऑक्टेट रूल एंड फॉर्मल चार्ज। ऑक्टेट रूल एंड फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले क्या होता है ऑक्टेट रूल, ईच एलिमेंट वॉन्ट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल टू बी लाइक नोबल गैसेज इज ऑक्टेट रूल, है ना। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो
टू बी लाइक नोबल गैस की तरह, उन्हीं को क्या कहते हैं, अपना ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, अब वो ऑक्टेट रूल अपना बना कैसे सकते हैं वो यहाँ देखते हैं। ठीक है, वो 3 तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन शेयर। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं अपने मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, अपने नॉन मेटल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर भी कौन करते हैं, अपने नॉन मेटल ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं इनके कितने हैं। जैसे सबसे पहला तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, सोडियम और पोटाशियम। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जिनके आउटर मोस्ट शेल में एल्यूमिनियम, यानी कि इसमें 3 होते हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, +1 चार्ज लगेगा इन दोनों के ऊपर। इस दोनों के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, +2 चार्ज लगेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, +3 चार्ज लगेगा। तो ये सारे क्या है, अपने मेटल है। मेटल के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही लगेगा। ये तीनों चारों क्या है, मेटल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। और इनके लास्ट सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 3। इनकी 1 हो जाएगी, इनकी 2 हो जाएगी, इनकी 3 हो जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन की। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल करते हैं। कौन गेन करता है, नॉन मेटल करते हैं। नॉन मेटल के ऊपर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, नाइट्रोजन के पास 5 है, और फॉस्फोरस के पास भी 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, सल्फर के पास 6 होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, क्लोरीन के पास भी 7 होते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है इधर। ठीक है, तो यहाँ से वैलेंसी कैसे निकलेगी, उनको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो 3 वैलेंसी हो गई इन दोनों की। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 वैलेंसी हो गई इनकी। ठीक है, 8 में से 7 गया, 1 बचा, तो 1 वैलेंसी हो गई इनकी। तो यहाँ से मुझे पता क्या लगा कि वहां अब तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ना, मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वही वैलेंसी हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में, उसको माइनस कर दिया जाता है 8 इलेक्ट्रॉन से, जो बचता है वो वैलेंसी हो जाती है। जैसे 8 में से 7 गया 1, तो 1 वैलेंसी है अपनी फ्लोरीन और क्लोरीन की। क्योंकि हम 5 वैलेंसी नहीं दे सकते किसी की, 6 वैलेंसी नहीं दे सकते किसी की, 7 वैलेंसी नहीं दे सकते किसी की। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी वैलेंसी अगर किसी को दे देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी इसी में ही। ठीक है, तो हम कम से कम नंबर देखते हैं। जैसे किसी की वैलेंसी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, बस। अगर 4 है तो वो शेयरिंग में आता है। 4 किसका होता है, कार्बन का। तो यहाँ पे लिखा गया है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, जिसकी 4 ही वैलेंसी होती है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, या फिर आरजीएस है। आरजीएस का मतलब क्या है, वही रिलीज गेन और शेयर, रिलीज गेन शेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ज लगा दिया Na+, यहाँ पे 1 भी लगा सकती हो, तो Na+1 हो गया क्योंकि 1 वैलेंसी है, Mg+2 हो गया क्योंकि 2 वैलेंसी है, फिर एल्यूमिनियम +3 हो गया क्योंकि यहाँ पे कितनी वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है ना। समझ आया, चलो। फिर क्लोरीन का देखो, क्लोरीन को गेन करोगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 1 लेगा तो उसका Cl-1 हो जाएगा, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के 17 होते हैं। मान ले उसने नाइट्रोजन या फिर मान ले उसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन के पास तो 18 हो गए। लेकिन अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो उसके ऊपर -1 चार्ज लग गया। वहीं अगर क्लोरीन किसी से शेयर करे, किससे शेयर करेगा, खुद से ही शेयर करेगा। तो इसके पास भी 1 की कमी है, इसके पास भी 1 की कमी है, तो इन दोनों ने बीच में लगा दिया बॉन्ड, तो इन दोनों के पास अब शेयरिंग हो जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट चार्ज ऑन एनी मेटल नॉन मेटल इज फॉर्मल चार्ज। कोई भी चार्ज हो किसी भी नॉन मेटल या मेटल के ऊपर, वो क्या होता है, अपना फॉर्मल चार्ज होता है। फर्स्ट क्या है, अपना नोबल गैस है, 0 फॉर्मल चार्ज। नोबल गैस के पास क्या होता है, 0 फॉर्मल चार्ज होता है। क्यों होता है 0 फॉर्मल चार्ज, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अपना फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या बनाता है, फॉर्मल चार्ज ही तो ऑक्टेट रूल बनाता है। क्योंकि अगर मान लो किसी के ऊपर 2 चार्ज होगा प्लस का, तो उसका ऑक्टेट रूल क्या बनेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना। तो जो फॉर्मल चार्ज है वही बनाता है ऑक्टेट रूल को। फिर आता है फॉर्मल चार्ज सेकंड पीरियड एलिमेंट। फॉर्मल चार्ज सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट ये होता है कि सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से
अपने शब्द शैल आती है 2s और 2p। तो 2s और 2p का मिला के देखना होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं या पूरे नहीं बनते। ओके, चलो आगे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, सल्फर के 2 बॉन्ड बनते हैं। ये इनकी वैलेंसी के आधार पर है। इसकी 3 वैलेंसी तो 3 बॉन्ड, इसकी 2 वैलेंसी तो 2 बॉन्ड, इसके 4 वैलेंसी तो 4 बॉन्ड, इसकी 2 वैलेंसी तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे शेयरिंग करने के ऊपर, है ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी भी देखी जाएगी इन पे, कॉन्फ़िगरेशन भी देखी जाएगी इनमें, तभी अपना ये आगे हम कर पाएंगे। दिखाओ, अभी बचता है, चलो कर लेते हैं फटाफट से। देखो इधर यहाँ पे लिखा है, फर्स्टली स्टेबिलिटी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में चार्ज। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में चार्ज, यानी कि तुम जितना ज्यादा चार्ज को बढ़ाओगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा घटती जाएगी, है ना। जितना ज्यादा चार्ज को बढ़ाओगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा घटती जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो तुम किसी का 2 चार्ज बढ़ा रहे हो, +2 चार्ज या फिर +3 चार्ज या फिर -2 चार्ज, -3 चार्ज, है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जा रही है ना। मतलब जितना ज्यादा तुम चार्ज को बढ़ा रहे हो ना, फॉर्मल चार्ज को, वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी कम होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट है। यहीं से अब हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन का एक मेथड, देखते हैं जिसमें हमें ये पता लगेगा कि रिलीज करेंगे या फिर गेन करेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 हो गया ना, 1s2 2s2 2p6, यानी कि यहाँ पे 2 भर गए, 2 भर गए और 6 भर गए, 6 ये 10 हो गए। फिर आएगा अपना स्कूल पब्लिक स्कूल लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि 3s 1, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। ये अपना फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 1s था, सेकंड पीरियड में था अपना 2s और 2p, सेकंड पीरियड में क्या था 2s और 2p, थर्ड पीरियड में अपने आगे थे, ठीक है। तो सेकंड पीरियड तो अपना 8 इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है और फर्स्ट पीरियड में अपने 2 पूरे हैं, तो 2 8 पूरे हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक ही है, और इसका जो लास्ट थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। और कितने होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके सेकंड पीरियड में पूरे हो जाएंगे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये हटा दे तो पूरे हैं अब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं 7 इलेक्ट्रॉन को दे दूँ इसको, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन को दे दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं चाहूँ कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन को मैं किसी को दे दूँ, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँ या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ, तो मेरे लास्ट सब शेल में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो अब तुम एक बात बताओ, क्या मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना प्रेफर करूंगी या फिर मैं 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना प्रेफर करूंगी? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, है ना। भले ही मैं 1 दे रही हूं किसी को, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कहीं किसी के पास जा रहा है, लेकिन मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस से तो बची रहूंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 है। 7 मैं किसी से लूंगी तो मेरी बहुत एनर्जी खराब हो जाएगी, तो मैं 1 किसी को अपना दे ही देती हूँ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो मेरी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6। तो सेकंड पीरियड में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, तो ये डन है। लेकिन अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन किसी को गेन देकर मैं किसी से ले लेती हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 स्कूल पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे 3p आ जाएगा। 3p में कितने भरूंगी, 6। तो देखो यहाँ पे 6 2 है ना, और ये 2, तो 18 हो गए अपने पूरे,
2 8 8, इसके अंदर थर्ड पीरियड में भी 8 है, सेकंड पीरियड में भी 8 है, फर्स्ट पीरियड में भी 8 है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि मुझे लास्ट अपने सब शेल के अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो पर मैं 7 गेन नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, 7 एक रिलीज कर लेती हूँ। एक रिलीज करूंगी तो मेरी एनर्जी बची रहेगी, 7 गेन करूंगी तो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो मैं इस वाले को नहीं लेती हूँ, मैं ये वाला कर लेती हूँ, पर करके दोनों दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो 7 जो गेन वाला कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हें कभी ये नहीं दिखाई देगा कि Na-7 है, नहीं, तुम्हें ऑलवेज Na+ दिखाई देगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा, ये वाला क्या बनेगा, Na-7। ये बताया है करके, होता नहीं है ऐसे। चलो हाँ देखो यहाँ से 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ अगर मैंने एक लॉस किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर 7 ऐड करें हैं तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और लिखा क्या जाएगा, Na-7, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा करना था मुझे। तो यहाँ पे देखना है आउटर मोस्ट शेल में कौन सी, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड पीरियड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आओ, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। क्यों, क्योंकि इसके पास 17 होते हैं, 17 होते हैं, है ना। अगर 17 होते हैं तो इसके लास्ट सब शेल में थर्ड पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो इसको 1 की जरूरत है ना। या तो ये 7 किसी को दे दे या फिर 1 किसी से ले ले, तो इसके पास लेना बेटर ऑप्शन है ना, इसके पास लेना बेटर ऑप्शन है। तो ये लेगा किसी से, किससे लेगा, किसी से भी ले सकता है जिसके पास 1 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अगर ये किसी से 1 गेन करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 5 की जगह 6 हो जाएगा इधर, लेकिन 5 की जगह 6 हो जाएगा इधर। लेकिन अगर ये किसी से 7 लॉस करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या, ये 5 और 2 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी। और लिखा क्या जाएगा, क्लोरीन +7, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन -7। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4। तो चार्ज को बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो मैं स्टेबिलिटी तो घटाना ही नहीं चाहती, है ना, स्टेबिलिटी तो मैं घटाना ही नहीं चाहती। तो क्या करूंगी मैं, इधर जो मेरा ये वाला ऑप्शन है 1 गेन का, इसको प्रेफर कर दूंगी एज कंपेयर टू Cl+7। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा है, मेरी चार्ज खर्च हो रहा है, ज़्यादा चार्ज लग रहा है। तो मैं कम से कम चार्ज में स्टेबल रहने की कोशिश करूंगी। तो मान लो Na+1 इसका था, Na+1 है ना, और Cl-1 इनका था, तो ये जुड़ के क्या बना लेंगे, NaCl+, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। इसने 1 दे दिया था, उसने 1 ले लिया था, तो ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये बना लेंगे अपना सोडियम क्लोराइड, जो कि अपना नमक का फॉर्मूला होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ओके। थर्ड में आओ, थर्ड में यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, दौड़ लो आउटर मोस्ट शेल, ये वाला हो जाएगा अपना, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो क्या होगी वैलेंसी, या तो ये क्या करे, 3 किसी से ले ले या फिर 5 किसी को दे दे। तो 3 लेना बेटर ऑप्शन है, तो 3 ले लेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी, N-3 बन जाएगा इसके ऊपर चार्ज। मान लो अगर ये शेयर करे तो शेयरिंग कैसे करके दिखाओगे, देखो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन ना इनके पास ऑलरेडी थे, देखो यहाँ थे ना 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनके पास थे, लेकिन इनको 3 चाहिए, है ना, 3 इनको चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जो 3 यहाँ पे बॉन्डिंग थे ना इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 नाइट्रोजन ले लिए मैंने, और जो इनके 3 खाली थे उनको जुड़वा दिया, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए, है ना। इनके पास 5 तो थे, लेकिन इनके पास 3 नहीं थे, तो हमने 2 ऐसे नाइट्रोजन ले लिए जिनके पास 3 नहीं थे,
उन दोनों को आपस में मैंने ले आई और उनको आपस में क्या करवा लिया, मैंने जुड़वा दिया और बॉन्डिंग मेरी बन गई। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से होगा। आप देखो, गिन लो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन का था, कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p4, लास्ट में कितने हैं, 6 हो गए, 2 वैलेंसी हो गई, तो भर दो यहाँ पे O-2 आ जाएगा, क्योंकि 2 खाली है तो 2 लेने पड़ेंगे किसी से उसको, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, शेयरिंग में क्या करोगे, पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भर दो कितने हैं, इसमें भर दो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, और यहाँ से अपनी शेयरिंग कर लो। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे। देखो इधर, अगर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की तरह मैं लिखूंगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल बनेगी 1s2 2s2 2p3, है ना। तो इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बनेंगे। कहाँ देखा मैंने 3 बॉन्ड बनेंगे, पीछे भी देखा मैंने, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बन रहे थे। तो ये वो बॉन्डिंग बता रखी है, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में कम रहेंगे उतने बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन है या Na+ है, सॉरी N+ है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से दे दिया, किसी को दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज, दे दिया तो बचे कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने बच रहे हैं, 4 बच गए, 1 2 4 है और 4 बचे तो 4 बॉन्ड बनेंगे। N- है, यानी कि एक किसी से ले लिया, तो 2s2 2p4, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन के जैसे दिख रही है, ऑक्सीजन के जैसे दिख रही है, बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। N-2 है, N-2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी बनेगी, फ्लोरीन के जैसे बनेगी, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनेगा। N-3 है, N का कितना होता है 7, है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 10 हो गए, 10 किसका होता है, नियोन का होता है, तो यहाँ पे 0 बॉन्ड बनेंगे। 10 है तो पूरी है ना लास्ट के सब शेल में इलेक्ट्रॉन, 8 के 8, देखो 6 और 2 8 होते हैं, तो लास्ट पीरियड में पूरे इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरीके से करने हैं, है ना। विच नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन है, कर लोगे किसमें नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे चार्ज देखो, अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के, और बॉन्ड कितने बनते हैं नाइट्रोजन के, 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि 1 की कमी है ना, 1 की कमी है तो किसी से लेगा तो -1 चार्ज, है ना। यहाँ पे 2 इस नाइट्रोजन के 4 हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए तो क्या करेगा, किसी को दे देगा, एक दे देगा तो +1 चार्ज हो जाएगा। ये वापस से 2 है तो एक कमी है तो -1, क्योंकि लेगा वो किसी से, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस वाले का -1, इस वाले का +1, इस वाले का -1, है ना। तो इससे तो ये कट जाएगा, ये कट गया, -1 से +1 कट गया, -1 बचा। N कितने हैं, 1 2 3, N3 है तो N3, इससे तो ये चार्ज कट गया, बचा क्या -1, तो N3 -1, ये किसका फॉर्मूला है, एजाइड आयन कहते हैं इसको, सिंपल है। और देखो इसी तरीके क्वेश्चन, और देखो यहाँ पे अपना बेंजीन बनाई है मैंने, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगाया है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन लगाया है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन लगाया है। ये बॉन्ड नहीं है ऊपर, कभी सोचा इन्हें बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इसके नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड है। तो मैंने इसको X कह दिया, इसको Y कह दिया, इसको Z कह दिया। मुझे तीनों के ऊपर चार्ज बताना है, तो इसके तो 3 बॉन्ड पूरे हैं तो ये पूरा है, तो X के 0 बॉन्ड बनेंगे। इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो +1, इसके पास एक कम है तो ये -1, है ना, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे आओ, ये दोबारा से बेंजीन बनाई मैंने, ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, तो ये पूरा है, ये पूरा है ना। इस नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा है, 3 है यहाँ पे, 1 ये, तो इसका 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा है तो चार्ज क्या बनेगा, N2, क्या बन जाएगा, N2+1, ये बनेगा फॉर्मूला, N2+1, है ना, N2+1। इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं कि इस वाले के ऊपर +1 चार्ज लगा दूँ, तो यहाँ पे मैंने बेंजीन को थोड़ा ऐसे करके बना दिया, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, 3 बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, मुझे एक क्या है, मेरा एक ज़्यादा है, मेरे पास एक ज़्यादा है, मेरे पास यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया है मैंने, यहाँ की एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अगर एक ज़्यादा है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक ऐसा आइटम मेरे पास आ जाए कि मेरा ये जो एक एक्स्ट्रा है वो कोई ले ले, तो मैं यहाँ पे
बॉन्ड बना दूंगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ बनवा दूंगी, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये माइनस का क्यों लग रहा है यहाँ पे, इसके पास एक कम था और इसने इससे ले लिया, तो यहाँ पे क्लोरीन का माइनस का बन जाएगा। डन। चलो आगे, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड और कार्बन के अपने 4 बॉन्ड, कार्बन का 4 ही होता है वैलेंसी, तो यहाँ पे 4 ही है, तो ये पूरा है। नाइट्रोजन का 1 है, कम है, यानी कि किसी से लेगा तो -1, इसका भी कम है तो किसी से लेगा तो -1, ठीक है। -1 कितने हो जाएंगे, -2 है ना। और C 2N है तो CN2, 2N है तो N2, चार्ज क्या लगेगा, -1 तो -2, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, साइनामाइड आयन कह देंगे, इसको क्या कहेंगे, साइनामाइड आयन कह देंगे इसको। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर मान लो यहाँ पे -2 है ना, यानी कि इसके पास दो क्या है, 2 की कमी है ना, मतलब दो इसके ऊपर -2 का चार्ज है, यानी कि इसके पास 2 की कमी है, इसने 2 किसी से ले रखे हैं। मान लो इसने कैल्शियम से ले रखे हैं, कैल्शियम के ऊपर 2 वैलेंसी होती है तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, तो कैल्शियम अपना इसको दे देगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCN2, तो इसको बोल देंगे हम साइनामाइड आयन, सॉरी इसको यहाँ पे कैल्शियम साइनामाइड आयन। ये वाला तो साइनामाइड आयन है, लेकिन अगर इसके आगे कैल्शियम लगा दिया तो कैल्शियम साइनामाइड आयन हो जाएगा। डन। फिर आओ यहाँ पे फाइंड करो, फाइंड चार्ज ऑन ईच नाइट्रोजन, इन सभी के नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज फाइंड करना है, कर लोगे। इस पे 2 बॉन्ड है -1, इसके ऊपर 4 बॉन्ड है 0, इसके ऊपर 3 बॉन्ड है 0, है ना। इसके 4 बॉन्ड है यानी कि +1, इसके 4 बॉन्ड है +1, इसके एक ही बॉन्ड है तो -2। डन। वैलेंसी से निकलेंगे क्वेश्चन और हो जाएंगे, तुमसे टेंशन मत लो। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखो, ऑक्सीजन -1 के लिखो, ऑक्सीजन +1 के लिखो और ऑक्सीजन -2 के लिखो। नॉर्मल की तो यही हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। -1 की कितनी हो जाएगी, -1 का मतलब है ले लिया किसी से तो 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, +1 का मतलब है 1 दे दिया किसी को तो 1 घटा दो, -2 का मतलब है 2 ले लिए किसी से तो 2 बढ़ा दो, पूरी हो जाएगी। ये वाली फ्लोरीन के जैसी दिखती है वैलेंसी, ये नाइट्रोजन के जैसी दिखती है, ये नियोन के जैसी दिखती है। आओ इधर, देखो इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो यहाँ पे 0 चार्ज। इस ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है यानी कि 1 एक्स्ट्रा है तो +1। इस ऑक्सीजन की 1 ही वैलेंसी है, मतलब 1 कम है तो -1, -1 + 1 कट जाएंगे, -1 + 1 कट जाएंगे तो चार्ज तो हट ही गया। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है तो O3 किसका फॉर्मूला होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह से तुम्हारा सल्फेट आयन का बन जाएगा, यहाँ से चार्ज देख लो, -1 ये 0 0 है, -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएगा चार्ज इसका, ठीक है, -2 हो जाएगा। और SO4 S 4 है तो SO4 हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा। डन। चलो अब आगे, ये हो गया। इधर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो यानी कि 1 एक्स्ट्रा है तो +1 चार्ज, यहाँ पे 2 है बॉन्ड पूरे हैं तो 0, 1 है यानी कि कम है तो -1, यहाँ पे भी कम है तो -1, +1 -1 से चार्ज कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 है ना, +1 -1 0 होते हैं ना तो कट जाएगा, तो N 0 0 यानी कि कितने हो जाएंगे, N लगाया, N 3 ऑक्सीजन है तो NO3, चार्ज बचा कितना था, -1 बचा था क्योंकि इससे ये तो कट गया था। ये किसका फॉर्मूला, नाइट्रेट आयन का। ये याद करने हैं तुमसे, सुनूंगी मैं क्लास, ऑनलाइन लाइव क्लास लूंगी 1 घंटे का, तब ये वाले सुनूंगी, ठीक है। चलो अब ये कार्बन का है, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसको कार्बोनेट आयन कह देंगे, इसको कह देंगे साइनाइड आयन कह देंगे, है ना। ये CO बनेगा यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे, पहली बात तो ये कोई वो नहीं है, कभी सोचो बॉन्ड है नहीं, ये हमें एक दूसरे के बराबर बताना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है तो इनको एक दूसरे के हमें बराबर बताना है, देख कर लेना, इसको हो जाएगा। ये भी इस तरीके से ही है सेम, इसमें चार्ज बताना है। सल्फर के 2 होते हैं वैलेंसी, यहाँ पे -1 लग गया, क्यों, क्योंकि 1 कम था तो -1, ये पूरा हो जाएगा। कार्बन के 4 ही होते हैं, नाइट्रोजन के 3 ही होते हैं। ऑक्सीजन की 2 होती है तो -1, कार्बन के 4 होते हैं पूरे हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं 3 पूरे हैं, सल्फर के 2 होते हैं 2 पूरे हैं, है ना। कार्बन के 4 होते हैं 4 पूरे हैं, नाइट्रोजन के -1 पूरा है, ठीक है।
ऑक्सीजन पे 0 चार्ज, कार्बन पे 0 चार्ज, बिकॉज क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी होती है पूरी, ऑक्सीजन की, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, नाइट्रोजन की 3 होती है लेकिन एक कम है, तो -1 चार्ज आ गया। डन, सबकी सेम वैलेंसी है, सब पे -1 चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो -1 इस पे, -1 इस पे, कार्बन 2 है तो C2, -1 कितने हो जाएंगे, -2, और क्या बन जाएगा, कार्बाइड आयन, कार्बाइड आयन हो गया, है ना। अगर C2 है यानी कि -2 चार्ज है, -2 चार्ज है यानी कि उसके पास 2 किसी से लिए हैं, मान लो उसने कैल्शियम से लिए हैं, क्योंकि कैल्शियम पे क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, बिकॉज ऑफ इसके पास +2 चार्ज है और इसके पास क्या है, -2 चार्ज है, तो वो अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बाइड के अंदर H2O को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लस में C2H2, ये अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये भी आगे आएगा जब करना इसको। चलो आगे, ये वाला भी अपना हो जाएगा, क्या बनेगा इसमें, प्रोपाइन बन जाएगा, ये अभी है नहीं, वैसे करवा सकती हूँ, दिखाओ। यहाँ पे देखो C2 C2 है, प्लस में H2O जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम OH का ट्वाइस, कैल्शियम OH का ट्वाइस, ठीक है। बचा क्या, C2 बचा ना। अब कार्बन ऐसे है, कार्बन तो कार्बन के साथ अपना हाइड्रोजन तो होता ही है, तो C2H2 ये ऐसे है। डन, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अपना क्या है, C3-4, इसमें क्या जोड़ रहे हो, H2O जोड़ रहे हो, तो C3 है तो CH3 ठीक है। ये आप कहोगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो ये बॉन्डिंग करती है ना, ये मतलब जैसे देखो यहाँ पे C3 है, कितने हैं, C3 है, नहीं आ रहा है, दोबारा देखो यहाँ पे C3 + H2O- का 4, यहाँ पे एक कार्बन लगा देती हूँ, एक कार्बन लगा देती हूँ, एक कार्बन लगा देती हूँ, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं वो, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड होते हैं वो, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो H3 लगा देती हूँ और यहाँ पे एक, तो हो गया एक बॉन्ड ये ना और 3 ये रहे, तो इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ पे मैं 3 बॉन्ड लगा देती हूँ और इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी, इसकी तो हो गई 4 वैलेंसी पूरी, इसकी एक रहती है तो एक यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, 3 वैलेंसी पूरी हो गई, ये बन जाएगा। नहीं आ रहा है मत करो, नहीं आता है मत करो, जब कराऊंगी इसको अच्छे से ऑर्गेनिक के अंदर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो इधर C2H6 क्या है, ये अपना एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हम मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देखेंगे, मास देखेंगे उसका, 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास होता है, उसके अंदर एटम कितने, उसके अंदर प्रोटॉन कितने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो C2H6 है, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल का अंदर मास कितना है, तो ये कार्बन है, निकाल के देखो इसका 12 आ जाएगा, 12 × 2 प्लस में हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है और 6, तो 12 दूनी 2 कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस में 6, 24 प्लस में 6 30, तो 30 AMU हो जाएगा। पीछे भी बताया था, ग्राम तो लगा ही नहीं सकते, AMU लगती है यूनिट इसकी, ठीक है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल मास है तो तुम्हें पीछे भी बताया था, मोल है तो आंख बंद करके Na लिख दो, है ना। तो क्या यहाँ पे 30 AMU तो ये था ही, 1 मॉलिक्यूल मास तो 30 AMU था और मोल कितना है, Na है, तो 30 AMU मल्टीप्लाई में Na, और AMU मल्टीप्लाई में Na कितना होता है, 30 AMU मल्टीप्लाई में Na कितना होता है, ग्राम के बराबर होता है, पीछे कराया था देखो। देखो यहाँ पे Na मल्टीप्लाई में AMU किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी वही है,
AMU मल्टीप्लाई में Na किसके बराबर आ जाएगा, ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 ग्राम अपॉन में मोल हो जाएगा, मोल उधर चला जाएगा तो अपॉन में दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ओके चलो अब C2H6 एटम इन 1 मॉलिक्यूल बराबर है 8, एटम इन 1 मॉलिक्यूल बराबर है 8। सही बात है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, जोड़ दो उन्हें 8 हो जाएंगे। अगर मैं पूछ लूँ एटम इन 1 मोल मॉलिक्यूल एटम, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल एटम है, तो 8 Na हो जाएंगे। एटम तो 8 ही है और मोल पूछा है तो Na लगा दो आंख बंद करके। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। समझ रहे हो ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी वही होते हैं जो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन 2 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का तो ऑब्वियसली 6 दे रखा है तो 6 ही होते हैं, उसके एक होता है ना, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, तो 6 हाइड्रोजन के 6 एटॉमिक नंबर। तो 12 जमा 6 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 1 मोल बराबर है 18 गुना Na, 1 मोल बराबर है 18 गुना Na, 1 मोल बराबर है 18 गुना Na। क्यों, क्योंकि मैंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मॉलिक्यूल यानी कि 18 गुना Na। 18 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 मोल मॉलिक्यूल में पूछ लिया तो 18 Na हो गया। प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल, प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो 18 ही अपने प्रोटॉन हो जाएंगे। तो 1 मोल प्रोटॉन इन 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 18 Na हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितना निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, एटॉमिक मास हो जाएगा इसका, देखो करो हिसाब, 6 है, सॉरी कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, 2 है तो 12 12 24 हो गया। तो 24 लगा दो यहाँ पे, 24 प्लस में हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 6 होता है, तो इसके 30 हो जाएंगे। 30 हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 6 6 12 12 और 6 18, तो 23 माइनस 18 करोगे तो 12 आ गया। वेरी गुड। हाँ न्यूट्रॉन के अंदर 12 ही है, तो न्यूट्रॉन इन 1 मोल मॉलिक्यूल तो 12 Na हो जाएगा। बस यही सिंपल है। इसी तरीके से ये हो जाएगा अपना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल में 58 AMU, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल में 58 ग्राम अपॉन मोल हो जाएगा। टोटल एटम इन 1 मॉलिक्यूल कितना है, 14 एटम है ना। टोटल एटम इन 1 मोल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 14 गुना अपना Na। एटम गिन लो ना, 10 और 4 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, ये है क्या, ब्यूटेन है। देखो इधर टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल 34 हो जाएंगे। कैसे निकाले 34, इसके 6 होते हैं एटॉमिक नंबर, 4 से गुना कर दो, इसका कितना होता है 1 गुना 10, तो ये देखो 6 चौक 24, 24 जमा 10 34। तो अगर मोल में पूछ लूँ तो 34 गुना Na। फिर यहाँ पे देखो टोटल न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे ऊपर का माइनस है नीचे का, तो 58 है ऊपर के, तो नीचे कितना है 34 है, 58 में से 34 घटाओगे 24 आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल न्यूट्रॉन इन 1 मोल पूछूँ तो कितना आएगा, 24 गुना Na यानी कि 24 Na आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं, 34 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 1 मोल बराबर करूँ 34 Na आ जाएगा। मोल पूछा है ना तो Na लग गया। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, मैंने पूछा है क्या, टोटल प्रोटॉन अपॉन में टोटल एटम, तो टोटल प्रोटॉन को एटम से डिवाइड कर देना, 2.5 आएगा, बाकी सेम है। ठीक है, यहाँ देखो सुपर कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, ये लास्ट टॉपिक बचता है अपना वैलेंसी फैक्टर, फिर अपना पूरा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। चलो, सुपर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सुपर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एनी रिएक्शन मेटल प्लस में नॉन मेटल और एसिड प्लस में बेस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के भी बीच में रिएक्शन होती है। देखो केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शन है ना, या तो वो मेटल और नॉन मेटल के अंदर होगी या फिर वो एसिड और बेस के अंदर होगी। ठीक है, या तो वो मेटल और नॉन मेटल के अंदर होगी या फिर वो एसिड और बेस के अंदर होगी। ठीक है, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में होगी। ठीक है, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि मोल गुना होता है वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, मोल गुना होता है अपना वैलेंसी फैक्टर, और ये वाला हमारा हर रिएक्शन में लग जाएगा। ठीक है, ये अपना हर रिएक्शन में लग जाएगा।
ठीक है, चलो अब इसके अंदर भी लगेगा अपना मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, इसके अंदर भी लगेगा मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, इसके अंदर भी लगेगा अपना मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को अच्छे से समझेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड से। देखो ये सुपर इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। H2SO4 का कितना होता है? 2। ठीक है, ठीक है, शायद आधे ना लिख नहीं रखे, नहीं 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 हो गए शायद। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मे बी यस और नॉट। एक सेकंड चेक करने दो मुझे, लिख रखे हैं नहीं लिखे पूरे। पूरे हैं, चलो इनके वैलेंसी फैक्टर है ये तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा अगर तुम्हें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ये रहे ना बाकी के, मैं भी पीछे देख रही थी। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, यहां से आओ, अभी उस पर ध्यान मत दो, जब आएगा क्वेश्चन तब। अभी वैलेंसी फैक्टर के मतलब देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जस्ट वन, ओनली वन, मतलब ऐसा वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे वही इक्विवेलेंट हो गया। मतलब जो वेट हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है वही मेरा इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैंने Mg लिया है, मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम को हम ऐसे लिख सकते हैं Mg +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो ये वाली चीज मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पता है मुझे 12 होते हैं इसके एटॉमिक नंबर, तो मैं 10 तक रखूंगी। 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं 2 को रिलीज कर दूंगी, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लो क्या, जो हमारा 24 है, सॉरी जो हमारा मैग्नीशियम है उसका 24 ग्राम एटॉमिक मास है। मान लो क्या होता है एटॉमिक मास इसका 24 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 24 ग्राम है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 24 ग्राम है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 24 ग्राम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या कुछ समझ आ रहा है? जब 2 का 24 है तो 1 का 12 हो जाएगा, या फिर उल्टा करते हैं, अगर 1 का 12 है तो 2 का 24। समझ रहे हो? अगर तुम 1 का 12 है तो इसको 2 से गुना करके 24 निकाल रहे थे, तो वहीं अगर मैंने तुम्हें पहले ये दे दिया 2 का 12 है, तो तुम इसका 1 का निकालने के लिए क्या करोगे? 24/2 कर दोगे, है ना? समझ रहे हो? तो यहां से कैसे निकलेगा? 24 डिवाइड बाय 2, इधर भी 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 1 आया, और यहाँ कितना आया अपना? 12। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? कब आता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन कब आता है? जब अपना 12 ग्राम वेट होता है। यानी कि जब मैग्नीशियम का 12 ग्राम वेट होता है तब मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऑफ मोल आता है। और इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या है? जस्ट वन, ओनली वन। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? मतलब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन के मास के लिए कितना, मतलब मुझे एक आंसर निकालने के लिए कितना मास लग रहा है, कितना ग्राम वेट लग रहा है, वही मेरा इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से 12 निकल के आया मेरा। ठीक है, देखो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg कितना है? 12 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg कितना है? 12 ग्राम। तो यहाँ से 12 ग्राम निकल गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वाला एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम का कितना दे रखा है? 27 ग्राम दे रखा है, होता ही 27 ग्राम है। इसको कैसे, नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ, सुंदर सुंदर देखो। एल्यूमिनियम
को करोगे Al+3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, यहाँ से 27 ग्राम को निकाल दो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है वो 3 इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो कितना है, 27 ग्राम है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 27/3। इसको भी अपना कर देंगे एक निकालने के लिए, 3/3, तो इसका 1 आ गया, इधर लिख दिया 1 ग्राम, इसको करोगे तो 9, तो 9 ग्राम आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, 9 ग्राम है। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। वहीं आओ यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इसने किसी से लेने हैं, ठीक है, लेने हैं, इसने देने नहीं है, लेने हैं। तो ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे 16 ग्राम होता है इसका, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दिए यहाँ पे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन में अगर 16 ग्राम है तो 1 मोल में 8 हो जाएंगे, 8 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम है। यहाँ से निकाल दो इसको भी। 4 इलेक्ट्रॉन के कितने हो जाएंगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन में 32 ग्राम है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 ग्राम हो जाएंगे। 4 × 8 = 32, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के 27 है, यहाँ पे 13 है। इसका मैंने दिया हुआ है 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो इसके मोल्स निकालो और इक्विवेलेंट वेट निकालो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। ये तो इजी था अब तक का, इक्विवेलेंट वेट निकालना इजी था। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के 27 इधर है, यहाँ 13 है, और मुझे दे रखा है 54 ग्राम एल्यूमिनियम। इसके मोल्स निकालने हैं और इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सबसे पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स कैसे निकलेंगे, यहाँ याद है फॉर्मूला क्या था, मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर बराबर किसके होता है, इक्विवेलेंट वेट के। तो मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर बराबर है इक्विवेलेंट वेट के। तो क्या यहाँ से मोल्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर वैलेंसी फैक्टर। तो मोल्स निकाल लो। मोल्स इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, वैलेंसी फैक्टर कितना है, कितना है वैलेंसी फैक्टर बताओ, 27 नहीं है, वैलेंसी फैक्टर 27 नहीं है। निकाल लो, कितना निकल जाएगा, 2 निकल के आ गया, 2 निकल आया। तो मोल्स कितने निकल गए, 2 निकल गए, है ना। अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर। मोल्स कितने हैं, 2 है, गुना वैलेंसी फैक्टर कितना है, कितना है वैलेंसी फैक्टर, 9 होता है ना। 1 मिनट रुको, 9 और 6 में नहीं, गलत कर दिया, दोबारा देखते हैं। इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे हम, हाँ, इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 9। तो इसको काटेंगे तब 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, मान लो यहाँ पे 48, इसको ढको, 48 ग्राम mg दे रखा है। इसके मोल्स निकालो और इक्विवेलेंट निकालो। मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स कैसे निकलेंगे, रखो ऊपर, कितने दे रखे, 48 दे रखा है, ठीक है। नीचे कितना दे रखा है, mg का कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है, काटो, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालो इक्विवेलेंट, कैसे निकलेगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना है, 48, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है mg का, पीछे निकाला था 12 आया था, तो ये 3 आ जाएगा। पीछे निकाला था ना, यहाँ पे देखो
ये रखो 12, इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg 12। तो ये ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चंस। अच्छा 12 चौक होता है, सॉरी। यहाँ देखो, अब यहाँ पे जब हमने ये क्वेश्चन करा था तो यहाँ पे 6 आया था और यहाँ पे 2 आया था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है ना। 2 और 6 में 3 का डिफरेंस है, तो वही वैलेंसी फैक्टर है। तो जो मोल्स और इक्विवेलेंट का डिफरेंस है ना, मोल्स और इक्विवेलेंट का डिफरेंस है, वही मेरा क्या है? वैलेंसी फैक्टर है। जैसे इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 और 2 के बीच में डिफरेंस है ना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। यहां से निकल के आ रहा है इक्विवेलेंट बराबर है मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट बराबर है मोल्स गुना वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, देखो तो इस वाले क्वेश्चन में हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 18 ग्राम एल्यूमिनियम प्लस में x ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू Al2O2। एल्यूमिनियम मेटल है और ये अपना नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? अपना मेटल। ज्यादा पीछे चला जाएगा। एल्यूमिनियम अपना मेटल है और ये अपना नॉन मेटल है। इस पे माइनस का चार्ज लगता है ना, इस पे प्लस का चार्ज लगता है, इसलिए ये मेटल है, नॉन मेटल है। ओके चलो इधर यहाँ लगाओ मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। यहाँ लगाओ मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले मोल्स देखो इसके, देखो कैसे निकलेंगे इसके मोल्स। 18 रखो ऊपर, नीचे कितने रखोगे? 27। क्यों रखे? मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 18। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 3 होता है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 3 होता है। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है ना, 13 होते हैं, तो 3 बचते हैं, तो 3 वैलेंसी फैक्टर। तो काट दो इसको, 9 आएगा, 9 दूनी, तो इसका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, बराबर है एक्स रखो, एक्स दे रखा है ना, इसका ग्राम 18 दे रखा था, इसका एक्स दे रखा है, तो एक्स अपॉन में मोलर मास कितना है इसका ऑक्सीजन का? 32, मल्टीप्लाई में 4 होता है वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 होता है वैलेंसी फैक्टर, लेकिन O2 है यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। तो इसको काट दो, 4 8 32 होता है, तो 2 बराबर एक्स अपॉन में 8, तो ये उधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 16 ग्राम। आंसर। दोबारा करा दूँ इसी को या फिर नेक्स्ट करा दूँ? नेक्स्ट कर लो, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 36 ग्राम mg प्लस में x ग्राम O2 बराबर MgO। लिखो मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, इसमें भी लिखो मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। मोल निकालो, गिवन मास कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। इसका यहाँ करेंगे नीचे, इसका यहाँ करेंगे 36। मैग्नीशियम का कितना होता है? मोलर मास 24 होता है, गुना वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 2 होती है। मोल इसका करो, एक्स रखो और नीचे, और ऑक्सीजन का O2 है तो 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, 4 8 पे जाएगा, ये 2 12 पे जाएगा, 12 का 12 12 नीचे 12 36 पे जाएगा, तो 3 बराबर है एक्स अपॉन में 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 24 ग्राम आ जाएगा। ऐसे सोल्व करने, तो ये 24 ग्राम यहाँ का है, इसका क्या बन जाएगा? 36 ग्राम mg प्लस 24 ग्राम O2 बराबर है MgO। ऐसे है ये, देख लो इधर एक बार करेक्ट किया है कि नहीं करा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये अपना प्रैक्टिस करके देखना, ये वाला भी प्रैक्टिस करके देखना, जो नहीं आएगा वो मैं कराऊंगी। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये मैं करा देती हूँ। यहाँ ये थोड़ा टफ है। कितने बचते हैं? 22 क्वेश्चन है अपने। ये आ जाओ इधर।
चलो H2SO4 प्लस में NaOH फाइंड वैलेंसी फैक्टर। चलो देखो, इसमें ना इसका दिया गया है 49 ग्राम, इसका दिया गया है x ग्राम। तो मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर करना है फाइंड। तो मोल गुना वैलेंसी फैक्टर लगाओ, इसमें भी लगाओ मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, मैंने लगा दिया वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 को खोल के लिखो, क्या लिखोगे, H2SO4 का 2H प्लस आयन प्लस में SO4 -2 आयन, ये होता है इससे बनकर, इसके मिलकर ये बनता है। ठीक है, फिर देखो हमारा H2SO4 का गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर निकालना है ना यहाँ पे, तो पीछे हाँ वैलेंसी फैक्टर से निकालना है, हम थोड़ी ना इक्विवेलेंट निकालना है। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा वैलेंसी फैक्टर, पीछे देखो कैसे निकाला है हमने वैलेंसी फैक्टर, जैसे ये निकाले थे ना, ये वाले। देखो यहाँ पे x ग्राम में 49 ग्राम निकल रहे हैं, तो हमें निकालना है एक में कितना निकलेगा, है ना, एक का निकालना है। किसका निकालना है, एक का निकालना है। तो यहाँ पे देखो 2H प्लस आयन्स हैं, इसके अंदर कितने हैं, 2H प्लस आयन में कितने हैं, 98 है। नहीं समझ में आ रहा ना, दोबारा देख लो। H2SO4 प्लस में NaOH फाइंड करना है मुझे वैलेंसी फैक्टर। मुझे कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, सब निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं ये वाली चीज़ दे रखी है कि H2SO4 को खोल के लिख सकती हूँ मैं 2H प्लस आयन प्लस में SO4 -2 आयन। ठीक है, तो H2SO4 को कितना होता है ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका, 98 होता है। ठीक है, और इसके अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर जब 98 ग्राम है, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर 98 ग्राम है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने हो जाएंगे, 49 ग्राम हो जाएंगे। कैसे पता लगाया, 98 को डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से करोगे तो इसको 49 ग्राम आ जाएगा। तो 1 ग्राम जो ये x है ना, ये जैसे ये x ग्राम, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी अपनी, 1 निकल जाएगी। ठीक है, तो H2SO4 में 2 वैलेंसी फैक्टर है, तो NaOH में कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, 1 वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। इसके अंदर 2 वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ से पता लगा इसके अंदर कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर 49 निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। अब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगी मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। तो मोल कितने हैं, गिवन मास कितना दिया था हमने, याद करो पीछे 49 दिया था ग्राम, 49 ग्राम दिया था। तो 49 अपॉन में 98 मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2SO4 का 2 बराबर मोल कितने हैं, इसमें मोल कितने हैं, गिवन मास 1 अपॉन में मोलर मास 40 निकाल देते हैं x की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। सुनो, ये x मोल नहीं था वो, देखो हमने H2SO4 प्लस में NaOH को फाइंड करना है, क्या, वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करा तो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। कैसे निकल के आया, 98 को डिवाइड कर दिया 2 से, 98 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो अपना 1 वैलेंसी फैक्टर निकल के आया, किसका, NaOH का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मोल्स भी निकालने हैं। तो मोल्स कैसे निकलेंगे इक्विवेलेंट के, देखो तो यहाँ पे मोल है बराबर, मोल बराबर कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 49 गिवन मास था, मोलर मास निकाल लिया था 98, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2 है, यहाँ से देखो 2 है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरी साइड देखो, यहाँ पे मोल गुना वैलेंसी फैक्टर x है प्लस अपॉन में 40 है। 40 किसका मोलर मास है, NaOH का, NaOH का निकालोगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लो, x अपॉन में 40 इज इक्वल टू 49, काटो इसको 1, तो ये आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 40 ग्राम। डन नहीं आया फिर से करा दूंगी, लाइव क्लास में डाउट ले आना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बस नेक्स्ट पे आओ, ये देखो अपने कुछ वैलेंसी फैक्टर्स है, यहाँ पे देखो
FeC2O4 इसका वैलेंसी फैक्टर दिया हुआ है 3 होता है, ठीक है, ठीक है। और KMnO4 का बेस के लिए 1 होता है, एसिडिक के लिए 5 होता है, न्यूट्रल के लिए 3 होता है। न्यूट्रल के लिए कितना होता है? 3 होता है। क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहाँ देखो FeC2O4 प्लस में KMnO4 को एसिडिक में निकालना है H+ आयन। इसका 1 मोल दे रखा है, इसका मुझे मोल फाइंड करना है। इसका 1 दे रखा है, इसका मुझे फाइंड करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लगाओ, इसका क्या करोगे? मोल गुना वैलेंसी फैक्टर बराबर है मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। तो मोल कितने हैं? मोल देखो, इस वाले के मोल कितने हैं? 3 है। इस वाले के मोल कितने, सॉरी इस वाले की वैलेंसी फैक्टर कितनी है? 3 है ना। और मोल दे रखे हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर है। इस वाले के मोल तो निकालने ही है, मुझे मोल निकालने हैं, तो मोल की जगह x रख देती हूँ। मल्टीप्लाई में इसका वैलेंसी फैक्टर देखो एसिडिक के लिए 5 है ना, 5 है। तो 1 गुना 3 बराबर x गुना 5, तो 3/5 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 मोल्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.6 मोल्स आ जाएगी। इसको डिवाइड करके देख लेना 3/5 को। मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। मोल दे रखा है 1, वैलेंसी फैक्टर दे रखा है 3, इसका निकालना है मोल, और इसका वैलेंसी फैक्टर एसिडिक के लिए 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 गुना 3 इज इक्वल टू x गुना 5 हो जाएगा, गुना में है तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/5 बराबर x हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो मोल्स निकल जाएंगे 0.5। डन। चलो अब आगे ये वाला देख लो, यहाँ पे भी सेम है। FeC2O4 प्लस में KMnO4, इसके हमने क्या निकालने हैं? H+ आयन निकालने हैं। किसके ऊपर निकालना है? एसिडिक पे निकालना है, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। इसके मोल्स निकालने हैं और इसका मोल्स 1 दे रखा है, तो यहाँ पे कर दो x मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में 5। इस बार इसका नहीं दे रखा, इसका दे रखा है, तो 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 कितना आ जाएगा? 1.6 मोल्स आ जाएगा। डन। इसमें आओ, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें अच्छे से। मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, इधर आर पर सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना। नहीं आएंगे तो फिर भी मैं तुम्हें एक बार डाउट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। ये देखो मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, कर लेना सॉल्व, ईजी हो जाएंगे। इधर देखो ये वाले क्वेश्चंस भी वही हैं, है ना, ये वाले क्वेश्चन भी वही हैं। जहाँ मुझे लगेगा ना करवाना है वहाँ करा दूंगी, बाकी सेम है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन से ख़त्म हो गया बस तुम्हारा। ये रहा अपना लास्ट, ओके। मोल गुना वैलेंसी फैक्टर, मोल गुना वैलेंसी फैक्टर। अगर कुछ भी डाउट आए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना, मैं ऑनलाइन और लाइव क्लास कराऊंगी, तब मैं तुम्हारे डाउट ले लूँगी, ठीक है। जो ये वाला पेज है ना अपना, ये वाला पेज, ये बहुत लर्न अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। यहाँ पे देखो वैलेंसी फैक्टर लिखे हुए इनके किसके कितने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट से क्या निकलवाया था? तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट निकलवाया था, इक्विवेलेंट वेट निकलवाया था, है ना। और वैलेंसी फैक्टर लर्न भी करवाया था तुम्हारा, फिर यहाँ से भी निकाला था वैलेंसी फैक्टर। देखो इधर, ठीक है, समझ आ गया? ये वाला समझ आया अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं। इसमें अपना क्या पूछ रखा है कि अगर देखना पड़ेगा कि मोल है तो वहाँ पे अपना क्या लगा दोगे? आंख बंद करके एन पुट कर दोगे, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सुपर कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी जितनी भी रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो 3 ही चीज़ों के बीच में होती है। एक मेटल नॉन मेटल के अंदर, एसिड बेस के अंदर, ऑक्सीडेशन अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। बस यही था इसमें। ये वाले क्वेश्चन में अपना चार्ज बताना था, है ना। इस वालों में इनके जो ये वाली चीज़ें हैं, ओजोन और ये फॉर्मूले जितने, ये सारे A to Z लर्न करने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। ये हो गए, ये सारे लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। फिर ये वाला टेबल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक करनी है। ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। ये चार्ज ये बॉन्ड पता होना चाहिए किसमें कितना होता है ना। इनमें वैलेंसी पता होनी चाहिए अच्छे से। ये पता होना चाहिए मेटल के अंदर कौन से रिएक्शंस होती है। मेटल के अंदर गेन होता है, रिलीज होता है। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है ना, शेयर के अंदर क्या होता है। फिर अपना ये था, ये नोबल गैस, ये अच्छे से याद करनी है, लाइव क्लास में सुनूंगी तुमसे,
ठीक है। फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकती हूँ मैं, सब शेल्स क्या होती है, शेल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, है ना, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, इनके एटॉमिक मास सुन सकती हूँ, एटॉमिक नंबर सुन सकती हूँ, पूछ सकती हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकलते हैं, है ना, इनमें से क्वेश्चन करा सकती हूँ, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, और अपना एवोगैड्रो नंबर कैसे निकलता है ना, ये सब चीज़ें पूछ सकती हूँ। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कैसे निकलती है, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ये पूरा टेबल लिखवा सकती हूँ, है ना। इनमें ये अमोनियम सल्फेट हो गया, ब्लू विट्रियोल हो गया, ग्रीन विट्रियोल हो गया, व्हाइट विट्रियोल हो गया, मोर सॉल्ट हो गया, प्रशियन ब्लू हो गया, ये सबके फॉर्मूले रटे होने चाहिए तुम्हें बिल्कुल अच्छे से। होमवर्क दे रही हूँ, बहुत अच्छे से याद करना है, एक एक चीज करके देखनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, एक एक चीज को लिख कर देखोगे, हर एक चीज को अच्छे से करोगे। और हाँ, ये जो लर्न करने वाली चीजें है ना, ये तुमने छोड़ दी बेसिक्स के अंदर तो तुम चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरी मानो ये वाला अभी लग जाना, और ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गया, फॉर्मूले हो गए, नोबल गैस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 तक करके देखनी है, ठीक है। लेक्चर को वापस से देख लेना कि क्या क्या काम दे रही हूँ, सारा करना है। ये फर्स्ट से लेकर यहां से लेकर और एंड तक जहां तक मैंने कराया है वो पूरा का पूरा लर्न करना है तुम्हें अच्छे से, और प्रैक्टिस करनी है उसकी। मैं कहीं से कुछ भी पूछ सकती हूँ, ऐसा समझ लो कल ही तुम्हारा नीट का पेपर है या फिर कल ही तुम्हारा बोर्ड का पेपर है और तुमने वो करना है, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स खत्म करवा दिया है तुम्हारा। कल जो लेक्चर आएगा उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, और जो परसों लेक्चर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, अपना बेसिक मैथ्स हो जाएगा। बेसिक मैथ्स का जितना भी पूरा है वो सारा एक ही में कराऊंगी, चाहे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जो भी है एक ही में करा दूंगी पूरा, ठीक है। जैसे आज फिजिकल केमिस्ट्री करा दिया पूरे एक में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूंगी एक ही में। फिर अपना इनऑर्गेनिक में अपना पीरियोडिक टेबल लेक्चर है वो आएगा, उसमें तो सेशंस बनवा के करवाऊंगी छोटे 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 छोटे, तो वहां पे टाइम लगेगा। अब तुम पढ़ लो बैठ के, बस इतना ही लेक्चर आएगा, मतलब और बड़ा नहीं कर रही हूँ इसको। 2 घंटे हो गए अपने, अच्छे से पढ़ लेना और याद का काम अच्छे से कर लियो। मैं कल सुनूंगी लाइव क्लास में। डन। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।